नमस्कार दोस्तों, द इंजीनियर्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जो हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा है मूल अधिकारों को लेकर। यानी हम मूल अधिकारों पर हमारा विशेष चर्चा का जो टॉपिक है वो चल रहा है, और उसमें जो हम आज बात करेंगे वो बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है हमारा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो, अब तक हमने 5 मौलिक अधिकार पढ़े हैं, जबकि ये जो हमारा मौलिक अधिकार है ये 6ठा मौलिक अधिकार है। यानी अब तक हम कितने मौलिक अधिकारों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं? 5 मौलिक अधिकारों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, और आज हमारा जो 6ठा मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और यदि हम इसकी बात करें कि ये कहाँ पर आता है, तो इसकी यदि हम बात करें तो अनुच्छेद संख्या 32 में वर्णित है। कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? 32। यानी कि सीधा सा हमारे सामने क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद संख्या 32 के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखो, अब तक हम 5 मौलिक अधिकारों के ऊपर पहले चर्चा कर चुके हैं। समानता का मौलिक अधिकार जो 14 से 18 है, स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से लेकर 22 तक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से 24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 है, और शिक्षा व संस्कृति का अधिकार जो 29 और 30 के अंतर्गत आता है। आइए, हमारा 6ठा मौलिक अधिकार है वर्तमान की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद संख्या 32 में वर्णित है। देखते हैं इसमें और क्या बातें। इस अनुच्छेद की यदि हम बात करें तो इस अनुच्छेद को, ये जो अनुच्छेद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। आत्मा, या आप कह सकते हैं हृदय। यानी इस अनुच्छेद को, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे भारतीय संविधान की आत्मा या भारतीय संविधान का हृदय कहा था। तो अब बात यह है कि किसने कहा था। ठीक है, कहने वाले जो शख्स हैं उनको देखते हैं, तो वो हैं अंबेडकर जी। अंबेडकर जी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने इसे भारतीय संविधान की क्या कहा था? आत्मा कहा था। कौन से देखो, क्वेश्चन कैसे आएगा कि भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को किसने कहा? अंबेडकर जी ने कहा। अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय किसे कहा था? अनुच्छेद 32 को कहा था। कौन से अधिकार को कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। अब हम आगे देखें तो बताते हैं अनुच्छेद 32 बड़ा ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, जिसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार के रिट जारी करती है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद संख्या 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करती है। देखते हैं क्या बातें आती हैं, है ना। यदि हम देखें कि मौलिक अधिकारों के हनन की दशा में मौलिक अधिकारों के हनन की दशा में अनुच्छेद संख्या 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद संख्या 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की
प्रकार की रिट जारी करते हैं। ठीक है, तो देखें आप बात, देखो क्या बात बताइए कि यदि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो तो अनुच्छेद संख्या 32, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद संख्या 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद संख्या 226 के तहत हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करते हैं? 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। ठीक है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद संख्या 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद संख्या 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। अब बात यह है कि वो 5 प्रकार के रिट कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो वो 5 प्रकार के जो रिट हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 यदि हम देखें तो 1 नंबर पर आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, नंबर 2 को यदि हम देखें, नंबर 2, तो नंबर 2 पर आता है परमादेश। नंबर 3 को यदि हम देखें, नंबर 3, तो उस पर आता है प्रतिषेध। ठीक है, नंबर 4 को यदि हम देखें, नंबर 4, तो इस पर आता है उत्प्रेषण। और नंबर 5 पर आता है, नंबर 5, अधिकार परीक्षा। ठीक है, ये कितने प्रकार के रिट हो गई है? 5 प्रकार के रिट हो गई हैं। आप देखें वापस, यदि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो, तो अनुच्छेद संख्या 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद संख्या 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करती हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी को यदि हम देखें परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है उत्प्रेषण और 5वीं है अधिकार परीक्षा। पहली कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी कौन सी है? परमादेश। तीसरी कौन सी है? प्रतिषेध। चौथी कौन सी है? उत्प्रेषण। और 5वीं कौन सी है? 5वीं अधिकार परीक्षा। वापिस बोलो एक बार, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। कितने प्रकार के रिट हो गई हैं? 5 प्रकार के रिट हो गई हैं। तो जो 5 प्रकार के रिट हैं, इनमें यदि हम पहली वाली को देखें, बंदी प्रत्यक्षीकरण, कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। हम देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या बातें हैं। ठीक है, कितने प्रकार के रिट हुई हैं? 5 प्रकार की। तो सबसे पहले हम पहली वाली को देखते हैं, है ना। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये पहले रिट है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, यदि हम बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो जो बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वह बंदी को सशरीर हमारे सामने प्रस्तुत करे। ठीक है, यानी इसके अंतर्गत न्यायालय जो है वो बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि जिस व्यक्ति को उसने बंदी बनाया है उसे सशरीर हमारे सामने प्रस्तुत करे। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत क्या बात बताई गई है कि बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि वह बंदी बनाने वाले व्यक्ति को सशरीर हमारे सामने प्रस्तुत करे। ठीक है, दूसरी देखते हैं, दूसरी रिट कौन सी है। यदि हम दूसरी की बात करें, दूसरी देखें हम परमादेश। ठीक है,
कौन सी रिट है दूसरी? परमादेश। देखो इसमें क्या बात है, ये रिट ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है जो सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता हो। ठीक है, देखें बात को सुने, ये जो रिट है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है जो सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन ना करता हो। देखो पहले हमारे सामने कौन सी आई है? बंदी प्रत्यक्षीकरण आई है। जबकि यदि हम दूसरी को देखें कि दूसरी कौन सी आई है? दूसरी आई है परमादेश आई है। तो पहले वाले की यदि हमने बात की है तो पहले वाले के अंतर्गत ये बातें आई हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी बनाने वाला जो अधिकारी है, बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि आपने जिस व्यक्ति को बंदी बनाया है उसे सशरीर हमारे सामने प्रस्तुत करें। दूसरी आई है परमादेश, जो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी होती है जो सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन न करता हो। ठीक है, अब देखते हैं तीसरी रिट कौन सी है। तो तीसरी को देखते हैं। तीसरी की यदि हम बात करें, तीसरी नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 पर आपने पढ़ी थी प्रतिषेध। कौन सी है? प्रतिषेध। तीसरी रिट कौन सी है? प्रतिषेध। तो प्रतिषेध की यदि हम बात करें कि प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? रोकना। ठीक है, देखो इसमें तो एक तो होती है सुप्रीम कोर्ट। पहले तो क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एक तो क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा क्या होता है? हाई कोर्ट। तो ये जो हैं ये दोनों ही सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश देती हैं कि जो मुकदमा या केस चल रहा है उसे रोकें। यानी कि आपके न्यायालय में जो केस चल रहा है उसे यहीं पर ही रोक दें। देखो तीसरी हमारे पास है कौन सी? प्रतिषेध। तो प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है? रोकना। ठीक है, तीसरी रिट हमारे सामने कौन सी है? प्रतिषेध, जिसका अर्थ क्या होता है? रोकना। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनमें यदि कोई केस या मुकदमा चल रहा है तो उसे रोकने का क्या जारी करती है? आदेश जारी करती है। ये तीसरी हुई। अब हम देखते हैं चौथी रिट कौन सी है? नंबर 4। ठीक है, तो नंबर 4 को यदि हम देखें तो है उत्प्रेषण। कौन सी रिट है हमारे सामने? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण की यदि हम बात करें कि उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है? उत्प्रेषण का अर्थ होता है ऊपर भेजो। ठीक है, उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है? ऊपर भेजो। तो देखो इसमें क्या होता है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों को ये आदेश देते हैं कि जो मुकदमा चल रहा है उसे ऊपर भेजें। ठीक है, ऊपर भेजें। देखिए समझे बात को कि यहां पर क्या बात कही गई है। पहली बात तो यह है कि उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है? ऊपर भेजो। उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है? ऊपर भेजो।
मान लीजिए कोई केस है और कोई केस किसी न्यायालय में चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है अपने अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश जारी करते हैं कि आपके पास जो केस चल रहा है, जो मुकदमा जो चल रहा है, उसे आप ऊपर भेजो, आप उसे ऊपर भेजो। तो ये चौथी प्रकार के रिट है। देखो पहली कौन सी थी आपके पास में, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देती है कि बंदी को सशरीर हमारे सामने प्रस्तुत करे। दूसरी कौन सी आई है, परमादेश, जो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है जो सार्वजनिक कर्तव्य का पालन ना करता हो। तीसरी की यदि हम बात करें तो तीसरी कौन सी आई है, प्रतिषेध आई है, जिसका अर्थ क्या होता है, रोकना। प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है, रोकना। यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उनको ये आदेश जारी करते हैं कि आपके पास जो मुकदमा चल रहा है, जो केस चल रहा है, आप उसे वहीं पर ही रोक दें। और चौथी जो आपके सामने है वो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर भेजें, अर्थात इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को यह आदेश जारी करते हैं कि आपके पास जो केस चल रहा है या कोई मुकदमा चल रहा है उसे ऊपर भेजें। इस प्रकार कितने रिट हो गई हैं, 4। अब पांचवी जो रिट है आपके पास में, और पांचवी जो है वो क्या है, अधिकार प्रक्षा। ठीक है, कौन सी रिट है, अधिकार प्रक्षा, पांचवी रिट है। ठीक है, अधिकार प्रक्षा, अधिकार प्रक्षा, ये पांचवी रिट है आपके सामने। ठीक है, तो देखते हैं अधिकार प्रक्षा जो है ये क्या बात है इसके अंतर्गत। देखिए ये रिट ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है जिस कार्य को करने के लिए वह कानूनी रूप से मान्य नहीं है। ठीक है, यानी ये एक ऐसी रिट है जिसे जो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है जिस कार्य को करने के लिए वो कानूनी रूप से मान्य नहीं है। ठीक है, इस प्रकार आपके पास में कुल कितने रिट हुई है, 5 प्रकार के रिट हुई हैं। आप वापस इनको देखें, क्या बात बताइए। हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है आज वाला जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो छठा मौलिक अधिकार है, जो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत पढ़ा है हमने, अनुच्छेद संख्या 32 में पढ़ा है। इस मौलिक अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, या अनुच्छेद 32 को अंबेडकर जी ने कहा था भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय। ठीक है, तो आगे बताया गया कि इस अनुच्छेद के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार के रिट जारी करता है। और हाई कोर्ट यानी यदि कोई व्यक्ति है, अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद संख्या 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद संख्या 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। जिनमें पहले रिट की यदि हम बात करें तो पहली आपने पढ़ी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी आपने पढ़ी है परमादेश, तीसरी आपने पढ़ी है प्रतिषेध, चौथी आपने पढ़ी है उत्प्रेषण, और पांचवी आपने पढ़ी है अधिकार प्रक्षा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो पूरे होते हैं। कितने मौलिक अधिकार पूरे होते हैं, 6 मौलिक अधिकार जो हैं वो पूरे होते हैं। लेकिन उसके बाद में भी अभी हमारे कुछ अनुच्छेद हैं जो बच रहे हैं, उनके ऊपर भी हम जरूर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखते हैं। आपने जरूर पढ़ा होगा, कभी न कभी पढ़ा नहीं सुना तो है, अनुच्छेद संख्या 33। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद संख्या 33। देखो अनुच्छेद संख्या 33 जो है ये क्या बातें हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो देखें अनुच्छेद संख्या 33 में क्या क्या बातें हैं। देखिए यह अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों पुलिस बलों
व पुलिस बलों व खुफिया एजेंसी, खुफिया एजेंसी, एजेंसियों के मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त उपबंध लगा सके। देखो थोड़ा समझना है ना, हम जरूर बात करेंगे वापस, अभी समझेंगे इसको, इसमें क्या बातें लिखी हैं। बहुत अच्छी बातें हैं कि अनुच्छेद 33, देखो हम अक्सर ये करते हैं कि हमने शुरू में जब भाग पढ़ा था, ये भाग नंबर 3 पढ़ा, मौलिक अधिकारों के ऊपर जब हमने बात की तो यही कहा था कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अब हम करते क्या, अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक को पढ़ा, हमारे मौलिक अधिकार समाप्त हो गए, ऐसे पढ़ते हैं। नहीं, आपको ये पूरे पढ़ने, देखो 33 अनुच्छेद है, 33 वाला, जिसमें क्या बात लिखी है, जो ये अनुच्छेद 33 है ये संसद को अधिकार देता है। किसको अधिकार देता है? संसद को ये अधिकार देता है। देखो संसद यानी कि ये अधिकार दे रहा है, किसको अधिकार दे रहा है? संसद को अधिकार दे रहा है। क्या अधिकार दे रहा है? सशस्त्र बल, नाम सुना है? सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों और खुफिया एजेंसी, यानी जो सशस्त्र बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस बल हैं और खुफिया एजेंसी हैं, इनके मौलिक अधिकारों पर युक्त उपबंध लगा सके। यानी सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकारों के ऊपर युक्त उपबंध कौन लगा सकती है? संसद। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकारों पर युक्त उपबंध लगा सके। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 33 के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कौन सा अनुच्छेद आ रहा है। आगे आपके सामने एक अनुच्छेद है 34। ठीक है, पढ़ा है ना, बहुत पढ़ा है आपने कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं, तो इनको क्यों नहीं पढ़ेंगे हम? ये भी तो उतने इंपॉर्टेंट है जितने बाकी के बातें। अब आपको ये मालूम ही ना हो कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकारों के ऊपर युक्त उपबंध कौन लगाएगी? संसद लगाएगी। किस अनुच्छेद में लगाएगी? 33 में लगाएगी। ये बातें याद करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे टॉपिक होते हैं जिनको भी हमको पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद संख्या 34 क्या कहता है। अनुच्छेद संख्या 34 जो है ये बहुत अच्छी बात बता रहा है आपको। देखो क्या कह रहा है। अनुच्छेद संख्या 33 ये कह रहा है, यदि देश के किसी भाग में सेना विधि या मार्शल लॉ लगा हो तो वहां पर मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है। ठीक है, बात को समझें कि क्या बात कही है। यदि देश के किसी भाग में सेना विधि या मार्शल लॉ लगा हो तो मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है। इस बात को कौन कह रहा है? 34। देखो 34 ये कह रहा है, मान लीजिए हमारा देश है और उस देश के किसी भाग में सेना विधि लग जाए या फिर मार्शल लॉ लग जाए तो वहां पर जो मौलिक अधिकार हैं उनका क्या हो सकता है? हनन हो सकता है। तो मौलिक अधिकारों का हनन वहां पर हो सकता है जहां पर सेना विधि या मार्शल लॉ लगा हो। ठीक है, अब आप कहेंगे साहब आप तो ये कह रहे हैं कि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो, तो अनुच्छेद संख्या 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद संख्या 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। ठीक है, हमने वो टॉपिक पढ़ा है, जरूर पढ़ा है, लेकिन ये देखिए लिखा क्या है। यदि देश के किसी भाग में आप जहां पर रह रहे हैं, यदि वहां पर मार्शल लॉ लग जाए, सेना विधि लग जाए, तो वहां पर मौलिक अधिकारों का क्या हो सकता है? हनन हो सकता है। वास्तव में ही मौलिक अधिकारों का हनन हो भी सकता है। देखो किस प्रकार होगा, अभी हम उनको बात करेंगे। यानी जो मौलिक अधिकार हैं वो स्थगित हो सकते हैं। देखो समाप्त तो मौलिक अधिकार कभी होता ही नहीं है।
मौलिक अधिकार कभी समाप्त नहीं होता, वो केवल क्या होता है, स्थगित होता है, यानी कुछ समय के लिए आपसे छीना जा सकता है। किस प्रकार छीना जाएगा, आइए उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए बहुत अच्छी बात है, हम ये कह रहे हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके जो मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं उनको स्थगित किया जा सकता है। किस प्रकार किया जा सकता है वो देखें आप, है ना। तो हम उनके ऊपर चर्चा करते हैं। आपके लिए हम एक अनुच्छेद पढ़ाते हैं, अनुच्छेद संख्या 358। ठीक है, देखो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम 358 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। देखो तो जो 358 ये अनुच्छेद है, 358 जो अनुच्छेद है, ये देखिए क्या कह रहा है। ये कहता है, ये 358 जो अनुच्छेद ये कहता है, यदि देश में राष्ट्रीय आपात लग जाए, राष्ट्रीय आपात लगे जाए, अर्थात कहने की बात यह है अनुच्छेद संख्या 352 लग जाए। ठीक है, यदि देश में राष्ट्रीय आपात लग जाए, यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो होगा क्या। यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो अनुच्छेद संख्या 19 में वर्णित स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार स्वतः ही स्थगित हो जाता है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे इसी बात को समझे, कितनी अच्छी बात बताई गई है। अनुच्छेद 358 ने कहा है यदि मान लीजिए देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, देश में क्या लग जाए, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, अनुच्छेद 352 लग जाए, तो जो 19(1) में आपको जो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था, 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, आपको यदि याद है तो। प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी घूमने की स्वतंत्रता, कोई भी संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, और आप कहें व्यापार करने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी बसने की स्वतंत्रता, 6 स्वतंत्रताएं दी गई थी ना आपको 19 में। तो जो वो स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया था 19 में, जो स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया था 19 में, वो स्वतः ही स्थगित हो जाता है, यानी स्वतः ही स्थगित हो गया, उसको स्थगित करने की किसी न किसी प्रकार की कोई घोषणाएं नहीं की है। यानी कि अनुच्छेद 358 ये कह रहा है यदि देश के किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, या हमारे देश में क्या लग जाए, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, हमारे देश में क्या लगे, राष्ट्रीय आपातकाल, यानी अनुच्छेद 352 लग गया। तो जैसे ही 352 लगा है तो 19(1) ये आप ऐसे और याद करें, 19(1) था ये, है ना, 19 फर्स्ट में जो 19(1) फर्स्ट यानी 19 फर्स्ट है, उसमें जो वर्णित जो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है वो स्वतः ही क्या हो जाता है, स्थगित हो जाता है। अब आप आगे देखें, आगे कौन सा है, आगे एक दूसरे अनुच्छेद के ऊपर चर्चा करेंगे, अनुच्छेद संख्या 359। कौन सा अनुच्छेद है, 359। तो 359 ये कहता है, 359 ये कहता है कि राष्ट्रपति सभी मौलिक अधिकारों को समाप्त सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित करने की घोषणा करता है। देखिए यहां पर हम बात को समझें कि ये क्या लाइन है और पहले वाली क्या है। देखो 358 में तो ये कहा था यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, अनुच्छेद 352 लग जाए, तो 19(1) में जो स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया था वो स्वतः स्थगित हो गया। किसी ने कोई उसको स्थगित नहीं किया, वो स्वतः ही स्थगित हो गया। कुछ समय के लिए आपसे कहा कि आपको किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रताएं नहीं है। लेकिन 359 ये कह रहा है कि राष्ट्रपति सभी, देखो यहां पर क्या लिखा है कि राष्ट्रपति सभी, यहां पर क्या था, केवल 19(1), ठीक है,
और यहाँ पर क्या है, सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित करने की क्या करता है, घोषणा करता है। यानी जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो सभी के सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 359 के अंतर्गत करता है। लेकिन आप नोट डाल के लिखोगे ये लाइन, ठीक है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि अनुच्छेद संख्या 20 व अनुच्छेद संख्या 21 कभी भी स्थगित या निलंबित नहीं होते। ठीक है, बहुत एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से जो मौलिक अधिकार हैं जो कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। तो कौन से मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद संख्या 20 और अनुच्छेद संख्या 21 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। चाहे राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, चाहे कुछ भी लगा हो, ना कोई राष्ट्रपति समाप्त कर सकता है, ना प्रधानमंत्री समाप्त कर सकता है, कोई कभी भी इनको निलंबित नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो भाग नंबर 3 है मौलिक अधिकारों वाला, आज उसको हमने पूर्ण रूप से यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है, जिसमें लास्ट में हमने अनुच्छेद 358 पढ़ा, जिसमें कहा गया कि जैसे ही देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, देश में जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, 1901 में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। उसके बाद हमने देखा 359 जो राष्ट्रपति सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की घोषणा करता है या स्थगित करने की घोषणा करता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। ठीक है मित्रों, इस प्रकार जो हमारा ये भाग नंबर 3 है पूर्ण रूप से आज ये समाप्त हुआ है। अब हम आपके लिए कुछ प्रश्नों की, जितने भी मौलिक अधिकारों के ऊपर प्रश्न बनते हैं या एग्जामों में आए हैं, उन सभी के ऊपर समय के हिसाब से जरूर चर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्रों।